नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागरनोमिक्स पे। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मार्केट की खास इनसाइट्स की, जो कुछ इंडस्ट्री में अभी इन दिनों में हो रहा है और उससे एक इन्वेस्टर के तौर पे हमें कौन सी चीज जाननी जरूरी है। ये कुछ खास मार्केट इनसाइट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम ये भी देखेंगे कि इन इनसाइट्स के चलते आने वाले टाइम में किस प्रकार की परफॉर्मेंस रह सकती है और कौन से वो सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा गिरे हुए हैं और जिनमें की अंडर वैल्यूड परफॉर्मेंस आपको इन दिनों में देखने को मिली है और जो आसानी से और मौका मिलते ही तेज दौड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल एनालिसिस ऑन सागरनोमिक्स। तो सबसे पहले आगे बढ़े और इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए। हम शुरू करते हैं आज की इनसाइट्स। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है दोस्तों वो आपको जाननी चाहिए, वो है सेबी। उसने क्या किया है, सेबी ने जो फॉरेनर्स है उनको डायरेक्ट मार्केट की एक्सेस दे दी है। अब इस मतलब वो अभी चल रहा है, प्लान में है, अभी एग्जैक्टली फाइनली उस चीज पे होने ही बाकी है, राय बननी बाकी है। बट मैं जो आपको कहना चाह रहा हूं वो देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज ये सेबी ऑफिशियल्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स एट लास्ट वीक्स मीटिंग understood the need to expand the investor base for Indian risk assets despite a near five-fold surge in local investors account to 190 million from 39 million 6 years ago। अब देखिए, यहां इसको बात को समझना बहुत जरूरी है। यहां आपने अगर थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली सेबी और जो मार्केट रेगुलेटर है वो क्या करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट तो हो, इन्वेस्टमेंट तो होना चाहिए, वो सब बिल्कुल यही चाह रहे हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए फॉरेनर्स का रोल ज्यादा हो एज कंपेयर टू हमारा देश के खुद के लोग। क्यों, उसकी वजह बताता हूं। क्योंकि बैंक्स में भी आपने देखा हो तो अधिकतर आपने जब सुना हो, बैंक्स में लिक्विडिटी का इशू है। लिक्विडिटी का इशू का मतलब हो गया कि अगर बैंक्स 100 रुपए की डिपॉजिट जमा कर रहे हैं तो वो उससे ज्यादा के लोन्स दे रहे हैं, यानी क्रेडिट दे रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, उससे लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है। अब इस क्रंच की वजह क्या रही, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि पिछले 2-3 साल में जो स्टॉक मार्केट में रनअप आया है, जो तेज रनअप आया है, उससे क्या हुआ, उस रनअप आने की वजह से मैं आपको यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जब तेजी आई मार्केट के अंदर तो उस वजह से सभी लोग जो है उन्होंने क्या किया, अपना जो पैसा था वो बैंक से निकाला और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि बैंक्स में रिटर्न मिलता है 3%, 5%, या अगर एफडी वगैरह में चले जाओ तो 7-8% के आसपास, ठीक है। और जो एक आम इन्वेस्टर है उसको स्टॉक मार्केट में 15-20% का रिटर्न आराम से मिल रहा था, ठीक है। तो सबने कहा कि यहां पर पैसा रखने का फायदा क्या। तो आप ये जो नंबर देख रहे हैं ना, 190 मिलियन, यानी सिर्फ 6 साल में 39 मिलियन से और 190 मिलियन, यानी करीब करीब आप मान करके चलिए 5 गुना, 5 टाइम्स जो है इन्वेस्टर्स ने डीमैट अकाउंट खोले हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। इसी वजह से क्या हुआ कि अधिकतर लोग जो बैंक में पैसा रखे हुए थे उन सब ने सारा पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया। क्यों किया, क्योंकि वहां पे रिटर्न अच्छा मिल रहा था। लेकिन ये जाने बगैर कि उसमें रिस्क भी रहती है, तो बहुत सारे लोगों ने बिना सोचे समझे भी इन्वेस्ट किया। सेबी और इंडियन गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई लोगों का पैसा ना डूबे, लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ना लें। एक तरफ वो ये चाहती है कि इन्वेस्टर्स को सेफगार्ड किया जाए और दूसरी तरफ वो ये चाहती हैं कि गवर्नमेंट, ये जो बैंक्स हैं, इनके पास भी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं हो। भाई आप इस इंजन को समझने की कोशिश करिए कि बैंक्स जो है वो कॉर्पोरेट्स को पैसा देते हैं, ठीक है, और इनके पास में पैसा कहां से आता है, कॉमन पर्सन जैसे जो भी रेजिडेंट्स है उनसे पैसा आता है इनके पास में, यानी मैं कहूंगा डिपॉजिटर्स से पैसा आता है, ठीक है। तो डिपॉजिटर से जो पैसा आता है वो डिपॉजिटर्स को ये 3 से 5% या जो भी बैंक्स का रिटर्न होता है अलग अलग का, वो इनको देते हैं और यही पैसा बैंक्स उठा करके 8 से या 9 से 12% के आसपास लगभग ये जो है कॉर्पोरेट्स को ये लोन के तौर पे देते हैं। तो बैंक्स बीच का जो मार्जिन है उसकी कमाई, जिसको एनआईएम कहते हैं, वो बैंक की कमाई होती है। अब बैंक के पास खुद का पैसा तो है नहीं ना, बैंक के पास पैसा आएगा तो वो लोन देगा ना। तो इस वजह से क्या हुआ कि जहां पर
10% से ऊपर जो ग्रोथ है वो हो रही थी क्रेडिट की, क्योंकि बैंक से लोन लेने के लिए लोग लाइन लगा के चल रहे थे। लेकिन जो डिपॉजिट की ग्रोथ है वो 10% से के नीचे या लगभग उसी रेंज में थी। तो क्या हुआ, बैंक्स के पास में लिक्विडिटी की कमी आई, तो अब बैंक्स लोन कहां से दे। इस वजह से मार्केट में कॉर्पोरेट्स को क्रेडिट मिलनी बंद हो गई, बिजनेसेस को नए फैक्ट्रीज लगाने के लिए, नए प्लांट्स लेने के लिए जो उधार मिलता था वो बंद हो गया या उसमें कमी आई। तो अब ये सिचुएशन देख करके आरबीआई और सेबी दोनों ने अपना एक स्टैंड लिया। उन्होंने सिचुएशन को समझा और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है ना उनको धीरे धीरे यहां से स्टॉक मार्केट से डिस्करेज किया जाए, यानी कि इनको ये इतना आसान नहीं होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जाके हर कोई अपना पैसा रातों रात बनाने की कोशिश करे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले बजट में भी और भी सब्सिक्वेंटली आपने देखा होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर डाला जा रहा है। यानी कि आपने देखा होगा कि टैक्सेस बढ़ा दिए, इसके अलावा जो है आपके जो F&O सेगमेंट है उसके अंदर काफी सारे चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं और बाकी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस और भी लगाई गई है। इस वजह से क्या होगा कि पैसा अब लोग कहां डालेंगे, अब वापस से धीरे धीरे बैंकों में पैसा डालना शुरू करेंगे। जब बैंकों में पैसा डालेंगे तो बैंकों की लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो वो उठा करके और मार्केट में क्रेडिट के ऊपर आसानी से लोगों को, कंपनीज को लोन दे पाएंगे। तो ये एक वजह है। दूसरा इसका वजह है कि ये इन्वेस्टर्स जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि ये F&O के चक्कर में कहीं पर अपना भारी नुकसान कर लें, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत ही कम इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो एक्चुअली में मार्केट को समझते हैं। यहां पर किसी की भी बात सुन करके इन्वेस्ट करते हैं और उस वजह से नुकसान होता है। तो ये एक वजह है, ठीक है। इस वजह से यहां पर कहीं ना कहीं सेबी ने कहा कि भाई स्टॉक मार्केट से इनको दूर करो। लेकिन जब हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं, यानी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो स्टॉक मार्केट से दूर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट क्या होगा, वो भी नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब स्टॉक मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, इंडाइसेस नीचे आनी शुरू हो जाएंगी, तो दुनिया में क्या सिग्नल जाएगा, दुनिया में सिग्नल जाएगा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी इज नॉट डूइंग वेल, ये अच्छा नहीं कर रही है। तो उस वजह से अब गवर्नमेंट ने और सेबी ने सबने ये देखा कि क्यों ना इस सेंटिमेंट को, जो नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है, इससे बचने के लिए क्या तरीका निकाला जाए। तो पैसा तो चाहिए स्टॉक मार्केट में, लेकिन हम हमारे देश के जो लोग हैं उनको रिस्क में डाले बगैर पैसा कैसे रेज करें। तो इसलिए यहां पर इन्होंने कंसिडर किया कि जो FIIs जो आ रहे हैं, FPIs खासतौर पे, उनके लिए जो नॉर्म्स है और जो फॉरेनर्स हमारे देश में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए जो थोड़ी रेगुलेशंस है वो थोड़े हल्के कर दिए जाए, ताकि वो जब पैसा डालेंगे तो रिस्क भी उनकी रहेगी, ठीक है, और साथ में मार्केट गिरेगा भी नहीं। तो एक मोटा मोटा अंडरस्टैंडिंग है। एक्चुअली रियल स्टोरी क्या है क्या नहीं है ये सिर्फ हम अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी देखिए हम रिसर्चर्स हैं और हम उसी हिसाब से बात करते हैं। लेकिन ये एक वजह है जिसका आपको ज्ञान जरूर होना चाहिए। सेकंड नंबर पे बात करें वो है, यहां भी एक इंसाइट है, और वो इंसाइट क्या है, टाटा पावर टू ऐड थर्मल कैपेसिटी एंड इट रीथिंक्स एग्जिस्टिंग कोल सेगमेंट। ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपने अगर देखा हो तो कुछ टाइम से हम लोग जो बात कर रहे हैं हमारे देश में, वी आर टॉकिंग मोर अबाउट द सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड ऑल काइंड्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जीज। बट हमने सोचा कि कोयला जो है उस पर डिपेंडेंस हमारी खत्म हो गई है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। कोयले पर या मैं कहूंगा थर्मल जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर हमारी डिपेंडेंस इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए आप देखिए जो लोग NTPC से या कोल इंडिया से धीरे धीरे या कहीं पर भी मूव करना चाह रहे थे और ये सोच रहे थे कि अब तो इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है या फिर अब तो रिन्यूएबल एनर्जी चलेगी, तो वो बहुत जल्दी, इतनी जल्दी चीजें नहीं होती है। तो इसलिए अब आप देखिए टाटा पावर भी एग्रेसिवली चला गया था और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि नहीं, अभी हमें कोल पर डिपेंडेंस रखनी है। तो इसलिए टाटा पावर ने क्या किया है, इट हैज कैंसिल्ड इट्स प्लान्स। सो टाटा पावर प्लान्स टू एनहेंस थर्मल पावर कैपेसिटी through acquisitions and expansions, reversing its shift, क्या लिखा हुआ जी, reversing its shift from coal. Despite earlier commitments to clean energy, the move stems from muted returns on wind projects and the global rise of coal power. The Tata Power now retargets additional thermal assets for better energy security and profitable returns. इसकी डिटेल में ज्यादा जाने में तो टाइम लग जाएगा, पर मैं आपको इसका सार संक्षेप बता देता हूं, और वो यही है कि सार संक्षेप इसका यही है कि जो टाटा पावर है उसने यही तय किया है कि भाई हम लोग जो है वापस से जो चीज हम लोग
थर्मल को इग्नोर करना चाह रहे थे और पूरी तरह से हम लोग रिन्यूएबल में जाना चाह रहे थे, तो उसकी लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए हमें थर्मल कैपेसिटी को वापस से ऐड करना पड़ेगा। यानी जो कोल बेस्ड एनर्जी है वो अभी भी यहां पर रहने वाली है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम जरूरत से ज्यादा उत्साह में और ऐसा सोचते हैं कि रातों रात परिवर्तन आएगा, तो वो आ भी सकता है, लेकिन फिर भी कोल के सेक्टर के अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आपके लिए ये इनसाइट्स मैं क्यों शेयर कर रहा हूं, ये इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आपको एक जनरल आइडिया लगे ट्रेंड का। देखिए, स्टॉक्स की और इनकी बातचीत जो है वो तो आजकल मैं आपको बता रहा हूं, सेबी ने भी कई तरीके की चीजें बोल रखी है कि भाई स्टॉक मार्केट की डायरेक्ट एक्सेस मत करो, डायरेक्ट एनालिसिस वगैरह शेयर ना किया जाए। तो बेटर है कि हम लोग इंडस्ट्री इनसाइट्स पर बात करें। ठीक है, हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो अपनी जगह सही है। नेक्स्ट है तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि पीएम ई ड्राइव फॉर ई बसेस। अब देखिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्टर है। आपने बहुत सारी कंपनीज देखी होगी जो कि पीएम ई ड्राइव के मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, इलेक्ट्रिक जो कार्स है उसमें है, और इलेक्ट्रिक ट्रक्स में है, इलेक्ट्रिक बसेस में है। यहां पर ये जो न्यूज है इसका एक मायना क्या है, वो मायना ये है कि सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं उनकी या इलेक्ट्रिक बसेस की डिमांड तो बढ़ती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि ये जो डिमांड बढ़ रही है ना, ये डिमांड एक्चुअली कुछ खास सिटीज में ही बढ़ रही है और ये बसेस के लिए ज्यादा बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट ने शुरू में सब्सिडी क्यों दी थी, क्यों उन्होंने इनको पुश किया था कि भाई करीब 25-30 लाख रुपए पर बस, हर बस के ऊपर गवर्नमेंट जो है 25-30 लाख रुपए सब्सिडी दिया करती थी। तो अब धीरे धीरे गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जब डिमांड बढ़ गई है, जब मार्केट में डिमांड बढ़ गई है, तो हम काहे को दें। तो इसलिए जैसे 15,000 इलेक्ट्रिक बसेस की जरूरत पड़ने वाली है, 6-7 हजार करीब करीब जो है वो इलेक्ट्रिक ट्रक्स की जरूरत पड़ने वाली है बिफोर 2030 वहां तक। तो इसलिए अब सारे के सारे लोग यही चाहते हैं कि भाई, गवर्नमेंट भी चाहती है कि अब जब इंडस्ट्री का चक्का चलना शुरू हो चुका है, व्हेन इट स्टार्टेड मूविंग, तो इसमें क्यों फालतू रिस्क लिया जाए और क्यों सब्सिडी के नाम पे हम जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसेस करें। भाई गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तभी तो धक्का मारना होता है ना। ठीक है, अब गाड़ी लुढ़कने लग गई, चलने लग गई, तो ठीक है छोड़ दो उसको, रोल ऑन होने दो। तो इस वजह से अब इसका असर क्या होगा, इसका असर ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री जो अभी तक थी, अब अभी तक चल रही थी गवर्नमेंट की सब्सिडी के हिसाब से, लेकिन अब इसे क्या करना होगा, इलेक्ट्रिक कार से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी वाली जो बसेस की जो इंडस्ट्री है, वो जो कंपनीज है, अब उनको प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। यानी अब क्या करना पड़ेगा, अब उन्हें बैटरी मैनेजमेंट अच्छे से करना पड़ेगा। बैटरी की प्रोक्योरिंग जो हो सकता है पहले चाइना से और कंट्रीज से कर रही थी, वो कोशिश करें कि यही इंडिजीनियसली उन पार्ट्स को डिजाइन किया जाए और धीरे धीरे कॉस्ट को बचाया जाए। तो कॉस्ट को बचाना और प्रॉफिट को बढ़ाना, ये इलेक्ट्रिक कार्स और इलेक्ट्रिक बसेस जो है उस इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अब यहां पर एक चीज और हम डिस्कस करते हैं, वो है सेक्टोरियल परफॉर्मेंसेस। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि भाई आज से 3 साल का टाइम होराइजन लेकर के चले तो सारी इंडस्ट्रीज ही आपको ग्रीन में नजर आएगी। देखिए क्या पिक्चर चेंज होती है ना, 3 साल से ये पूरा सब कुछ ग्रीन में था, और अगर मैं डे पे लेके आ जाऊं तो अभी आपको आनंद आएगा कि देखिए यहां सब कुछ रेड में चला गया है, हालांकि कुछ एक अभी ग्रीन में आया है। थोड़ा सा और देखते हैं, एक सेकेंड। ये देखिए क्वार्टर में आप जाएंगे तो सारे ग्रीन रेड में हो चुके हैं, 1-2 फिर भी ग्रीन में है, लेकिन अगर आप शायद ईयरली में जाएंगे तो आपको सारे रेड दिखेंगे। ठीक है, कुछ डेटा का भी इश्यू है, बट मैं लेटेस्ट पे आता हूं। तो आपने देखा सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ था ना, अगर मैं क्वार्टरली उस पे जाऊं तो सबसे ज्यादा जो नुकसान जिस इंडस्ट्री को हुआ है वो हुआ है टेलीकॉम को। टेलीकॉम, रियलिटी 21% डाउन, हार्डवेयर जो है वो भी डाउन 24% के आसपास में है, होटल एंड रेस्टोरेंट्स 12% के आसपास डाउन। ये अच्छे खासे डाउन चल रहे थे, लेकिन लेटेस्ट जो बाउंस बैक देखने को आया वो आया आपका टेलीकॉम सर्विसेज में। यानी आप ये देखिए टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज, यहां ध्यान दीजिए, इक्विपमेंट अलग होता है, सर्विसेज अलग होती है। तो जैसे जो वाईफाई के राउटर्स बनाते हैं वो सारे आपके इक्विपमेंट में आते हैं, जैसे तेजस नेटवर्क और भी बहुत सारी कंपनीज हैं। लेकिन यहां पर जो कंपनीज वो बनाती है आपकी जो सर्विसेज देती है, जो कॉल सर्विसेज जैसे एयरटेल, जियो वगैरह, ये आपको पॉजिटिव सेक्टर में नजर आ रही है, पॉजिटिव रेंज में नजर आ रही है। इसी के अलावा जो सबसे ठंडा सेक्टर पड़ा रहता था ऑयल एंड गैस, वो भी धीरे धीरे मोमेंट पॉजिटिव कर रहा है। मेटल्स एंड माइनिंग, इसमें वापस से बाउंस बैक एक तरह से आया है। अभी भी जो डीपली अंडरवैल्यूड कंपनीज है वो कौन कौन सी है, वो इंडस्ट्री है टेलीकॉम इक्विपमेंट की और साथ में रियलिटी की।
तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो बहुत समय से एक अंडर परफॉर्मेंस को देता जा रहा है। तो क्या होगा अगर कहीं पर भी जरा, जबकि देखिए एक चीज ध्यान रखिए, जो लीज रेंटल प्रॉपर्टीज की जो लीज वाला जो सेगमेंट है उसमें लगातार ग्रोथ हो रही है, यानी कि कमर्शियल ऑफिसेज के लिए जो भी प्रॉपर्टीज की जरूरत पड़ती है उन सब में तेज ग्रोथ है। लेकिन फिर भी कंपनीज जो है वो स्टॉक मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है और उससे साफ तौर पे पता पड़ता है कि ये सेक्टर जो है वो अंडर वैल्यूड है। तो ये कुछ मार्केट इनसाइट्स थी जो मैंने आज आपसे शेयर की है। उम्मीद है आपको कुछ डायरेक्शन मिली होगी। अब आगे भी हम लोग क्या करेंगे, देखिए मैं चाहता हूं कि आप धीरे धीरे खुद समझदार बने और दूर की सोचना सीखें, और उसी के लिए हम लोग इनसाइट्स को आने वाले टाइम में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशंस वगैरह पे उस पे तो सेबी की तरफ से भी काफी सारी चीजें हैं और हम भी नहीं चाहते कि किसी तरीके का कोई इश्यू हो, और सब लोग समझदार बन के अच्छे इन्वेस्टर बने, तभी सबका फायदा होगा। सो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ये करेंगे तो हम जो है तो ये वीडियो जो है वो सब लोगों तक पहुंचेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।